आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरखास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंडिपेंडेंट आवाज़ों को हमेशा की तरह पाकिस्तान की सियासत की ये तारीख रही है कि वो दबाया जाता है हर दौर के अंदर, तो आप साथ दीजिएगा, आवाज़ बने अपनी भी और इस प्लेटफॉर्म की भी, क्योंकि ये आपका अपने प्लेटफॉर्म है। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि हुकूमत को ये कह दिया गया है कि जनाब कश्मीर का इलेक्शन जीत के दिखाओ, सादा अक्सरियत लेकर दिखाओ और हमारे पे मत रहना। ये दावा जो है वो सामने आया है और इसका मतलब क्या है कि वफाक के अंदर क्या बड़ी कोई तब्दीली हो सकती है? चूँकि ज़ाहिर सी बात है, लोगों ने गिला किया होगा ना कि जनाब ये इतने लाडले हैं कि इनको सादा अक्सरियत भी दिलवाई जाती है, इनको 17 सीटों के ऊपर हुकूमत भी दी जाती है। अब ये बात किसने की और इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या चल रहा है इक़्तिदार के अवानों में, इसका एक मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और राय साहब, इसके साथ साथ डी चौक के बाद अडयाला का नारा लगा। मेरा ख्याल है कि ये बताना पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये अडयाला की तरफ मार्च करना इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आवाज़ उठाई गई थी। राय साहब, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो एफ़र्ट्स हैं, कुछ लोग मखसूस एक कबीला बन गया है और वो कबीला क्या कर रहा है, वो अपने ही लोगों को उसमें एंट्री मिलती है, मखसूस टोले को, उसके अलावा किसी को मिलती नहीं है। तो अब ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि ये दो टोक का ही एजाज़ है कि जो नारा हमने 2.5 बरस पहले इस प्लेटफॉर्म से लगाया था कि डी चौक जाने का मेरे भाइयों कोई फ़ायदा नहीं है, अडयाला जेल जाओ, तो आज अडयाला जेल जाने का नारा लगा। KPK के अंदर 2 मुख्तलिफ रैलियाँ हुई, स्ट्रीट मूवमेंट, और इसमें अलीमा खान ने क्या मुतालबात रखे, इसका भी मुकम्मल हाल वाल रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और ऐसा भी इसके साथ साथ कश्मीर में इलेक्शन है, हुकूमत की क्या तैयारी है, और फिर वो जो कहते थे कि 11 अरब का जहाज़ हमने लिया, जाओ जो कुछ तुमने करना है कर लो। अब जब किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 3000 अरब की करप्शन की, तो राय साहब अब करप्शन और जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है वो ये कहते हैं कि ये हमारा मामला है, हम जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप मीडिया यानी ज़्यादा मामा चाचा ना बने। राना साहब ने जो कहा ये भी बताएंगे अपने सुनने वालों को, लेकिन राय साहब, टू बिगिन विद, पाकिस्तान के अंदर अडयाला जेल का नारा लगा है, अलीमा खान की तकरीर, और उन्होंने हरीपुर में और इससे पहले ख्वाजा खेला और मुख्तलिफ जो जिन इलाकों से गुजर रही थी ये सीट मूवमेंट, जो उन्होंने खिताब किया। अलीमा खान ने जो कहा, पहला मुतालबा इमरान खान को हस्पताल में इलाज उनका करवाया जाए, इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा, मुलाकातें बहाल की जाएँ, उनके तमाम कानूनी हकूक़ जो हैं वो बहाल किए जाएँ, और जजेस अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो घर जाएँ, नाइंसाफ़ी करके मुजरिम ना बने, अदालतें बंद करके घर जाएँ। 40 लाख तनख्वाह लेने वाले जजेस इमरान खान को क्या इंसाफ देंगे? इनको बड़े घर और 10-10 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, और वो इसलिए ताकि लोग इंसाफ ना कर सकें। इमरान खान को नाहक कैद कर रखा, इमरान खान का इलाज नहीं करवा रहे, हम डी चौक नहीं अडयाला जाएंगे। बिजली के बिल और टैक्सेस में इजाफे इसलिए हो रहे हैं कि आप कर्ज़े वापस करें, ख़ुद ये जहाज़ ख़रीदते हैं, अफसरान को नई गाड़ियाँ देते हैं, जजेस को 40 लाख तनख्वाह देते हैं, इमरान खान को उन्होंने जेल में बंद रखा, उनका अगला इरादा उनको ख़त्म करने का है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान का नाम क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। अगर आज भी हम ना निकले तो इमरान खान को बाहर ना निकाला तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। राय साहब, ये जो बातें हैं, बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 और 3 मुतालबात, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया का इन लोगों ने हाल कर दिया, ये तमाम चीज़ें अलीमा खान ने बड़ी तफसील के साथ बताई। राज साहब, अडयाला ही रास्ता है, अडयाला के बगैर कोई रास्ता नहीं है। देखिए हाशमी साहब, आपने जो सवाल किया इसके जवाब की जानिब भी आते हैं कि क्या अब आखिरी रास्ता अडयाला ही है, और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ने क्या 2 खबरें, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो जाली फार्म 47 का निज़ाम है, ये इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या 2 खबरें सामने लेके आया है, और पर्दे के पीछे किस किस्म की पेशरफ्त का एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये दोनों खबरें भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, और 2 वाक़यात की रोशनी में जो हम अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे, उससे ये भी पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं,
या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, या फिर ये अल्टीमेटली अडियाला जेल पर धरने की सूरत में ही इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। अब सबसे पहले तो ये कि अलीमा खान साहिबा ने जो एक प्लान दिया है कि इमरान खान साहब की शिफा हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकली, उनका इलाज करवाना और उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे मरले में जाके अल्टीमेटली इमरान खान साहब की रिहाई। अब इसके अंदर जो ख़बर छुपी है उस ख़बर को जांचना परखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बज़ाहिर अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि जब हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे, जब हम एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे, जब हम अडियाला जेल पर आके धरना दे देंगे, तो पावर टॉक्स टू पावर, तो हमारे पास मुज़ाकरात के लिए और हमारे पास इस जाली फार्म 47 की हुकूमत और इस निज़ाम को झुकाने के लिए एक स्ट्रीट पावर मौजूद होगी। लोग ऑलरेडी अडियाला जेल के बाहर मौजूद होंगे। तो जब ये प्लान दिया जाएगा कि ठीक है, इमरान खान साहब की बिनाई मुतासिर हुई है, इमरान खान साहब को अडियाला जेल से अब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उस वक्त तक उनको वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाए जब तक उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती। तो ये जो पहला मरहला है, अगर ये पहला मरहला हासिल कर लिया जाए, यानी ये जो पहला गोल है ये अगर अचीव कर लिया जाए उसी धरने के दौरान, धरना ख़त्म ना हो, उसी धरने के दौरान ये अचीव कर लिया जाए, तो फिर आप ये कह लें कि सिस्टम जो है उसकी परतें जो हैं ये खुलना शुरू हो जाती हैं। यानी जैसे किसी सिस्टम की एक ईंट गिरती है तो उसके बाद दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, या जैसे किसी सिस्टम के अंदर पहला इस्तीफ़ा आता है तो उसके बाद अमूमन दूसरा इस्तीफ़ा, तीसरा इस्तीफ़ा और फिर इस्तीफ़ों की लाइन लग जाती है, हालात बदलना शुरू हो जाते हैं और आप ये कह लें कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जो सिस्टम बनाया गया है इमरान खान साहब को कैद रखने के लिए, कम से कम वो जो सिस्टम है उसके अंदर एक दरार आ जाएगी कि ठीक है, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, इमरान खान साहब की पोस्ट ट्रीटमेंट केयर के लिए इमरान खान साहब की वो ट्रीटमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होगी। लेकिन उसके बाद जो अगला गोल है और जो अगला मरहला है वो ये है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करवाना। और वो बनी गाला मुंतकिल करवाना ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई बाकायदा हो, यानी ये जो जाली अदालतें हैं ये जाली मुकदमात में इमरान खान साहब की रिहाई का कोई फ़ैसला सादिर करें जो एक ख़ास किस्म का सियासी और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि इमरान खान साहब 3 साल से ज़ायद नाहक कैद काट चुके हैं, तो दूसरी तरफ भी कभी कभार जब हालात हाथ से फिसलते हैं तो ये रियलाइजेशन होती है कि चलें एक सॉफ्ट नज़रबंदी के नाम पर इमरान खान साहब हों या कोई और पॉलिटिकल कैदी, तो इनको नज़रबंदी के नाम पर किसी और जगह मुंतकिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जगह बनी गाला भी हो सकती है, ये जगह ज़मान पार्क भी हो सकती है, ये जगह नथिया गली में जहां इमरान खान साहब गर्मियों की छुट्टियों में कोई एक आध वीकेंड के लिए जाते थे वहां भी हो सकती है। और उसके बाद पैरेलल, क्योंकि ये जो जाली निज़ाम है ये कभी भी तैयार नहीं होगा कि इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात का फ़ैसला इन अदालतों को आज़ादाना तरीके से करने दिया जाए, तो फिर वो पैरेलल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन अमली तौर पर इमरान खान साहब अडियाला जेल का जो अकूबत खाना है, जहां उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया है, जहां उन पर मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, तो उस अकूबत खाने से बाहर आ जाएंगे। अब ये कोई डील वगैरह नहीं होगी, ये डील वगैरह इसलिए नहीं होगी कि मियां नवाज शरीफ जो डील करके गए थे 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, 2000 की दहाई में, 2010 की दहाई में, 2020 की दहाई में, उनके पूरी फैमिली पर करप्शन के इल्ज़ामात थे और कभी भी कोई बहुत बड़ा हल्का ऐसा मौजूद नहीं रहा, यानी सहाफ़ियों का, आज़ाद दानिश्वरों का या इंटरनेशनल मीडिया के किसी सेगमेंट का, कि मियां नवाज शरीफ तो बिल्कुल करप्ट नहीं थे और मियां नवाज शरीफ को ये जो सज़ा मिली है ये कोई बहुत बड़ा कोई सियासी इंतकाम है। तो मियां नवाज शरीफ इतना बड़ा बर्डन उनके ऊपर था, एक पॉलिटिकल बर्डन और एक करप्शन का जो नैरेटिव है या करप्शन
के मुतल्लिक जो शवाहिद थे, उसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर डील करके बैरून मुल्क चले गए जब वो जेल में थे। और वो अब तो ये हकीकत आया हो गई है कि वो प्लेटलेट्स वाली कहानी जो है वो कैसे बनी थी, और नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने में जनाब फैज़ हमीद ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि जनाब बाजवा के कहने पर उन्होंने ये सारी सेटलमेंट करवाई थी। और बाद में उन्होंने ख्वाजा आसिफ को याद भी कराया कि देखे मैंने इतनी बड़ी फेवर की थी जनाब फैज़ हमीद ने। तो एक तो ये कोई डील नहीं हो गई। 3 साल नाहक कैद के बाद इमरान खान साहब को अगर बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाता है तो पैरेलल ये जो प्रोसीडिंग्स हैं जाली ये चलती रहें, और उसके अंदर फिर इन अदालतों को, क्योंकि 4.5 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, आप इस हुकूमत का जो टेन्योर है इसको 8 फरवरी 2024 से काउंट ना करें, इसको आप काउंट करें अप्रैल 2022 के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से, क्योंकि उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी। तो 8 फरवरी 2024 तक भी शहबाज शरीफ हुकूमत में थे, इस्टेब्लिशमेंट की पूरी हमायत उनको हासिल थी, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत थी, और उसके बाद फिर उसी का तसलसल हुआ और शहबाज शरीफ जो है 8 फरवरी 2024 के धांधलीज़दा इलेक्शन के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसका मतलब है कि अप्रैल 2022 से लेके जुलाई 2026 ऑलमोस्ट 4 साल 3 महीने, यानी एक पूरा ऑलमोस्ट टेन्योर इन्होंने पूरा कर लिया। तो इस पूरे टेन्योर में 3 चीज़ें ऐसी हुई जो कि ताकतवर हल्कों के लिए, यकीनन उनके थिंक टैंक्स के लिए बड़ी तशवीश का बायस होंगी। नंबर 1 कि 4 साल 3 महीने में 1 इंच पाकिस्तान की इकॉनमी आगे नहीं बढ़ी। पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर गई, जहां इमरान खान साहब ने छोड़ी थी 5.97% से कोलैप्स कर गई। लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। अभी देख ले पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई। गैर मुल्की सरमायाकारी बराए नाम भी नहीं आई, यानी इतनी बड़ा एक इदारा बनाया गया लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आई। और उसके बाद इस कदर महंगाई हो गई कि लोग सिर्फ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर तनकीद नहीं करते, लोग फिर मुख्तलिफ पैरायों में उन हलकों पर भी तनकीद करते हैं जिनकी वजह से ये जाली फार्म 47 वाली हुकूमत जो है ये वजूद में आई। अब उसके बाद ये हुकूमत और ये पूरा निज़ाम इमरान खान साहब के नैरेटिव का कोई तोड़ भी नहीं कर सका। यानी इमरान खान साहब को नज़रों से ओझल तो कर दिया गया, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं और कोई भी अवामी लीडर हो उसको आप नज़रों से तो ओझल कर सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। यानी भुट्टो साहब भी अपने दौर में एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, और अभी भी देख ले कि भुट्टो साहब के नाम पर लोगों को ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, इनको अंदरून सिंध वोट मिल जाता है। तो इमरान खान साहब का बयानिया भी मज़ीद मकबूल हो गया, मैशत भी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स है और आगे टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब इस पूरी सिचुएशन में अगर इमरान खान साहब की बनीगाला मुंतकली के लिए तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी मैसिव एक तहरीक चलाए, जैसे कि अलीमा खान साहिबा ने कहा, अगर वो एक धरना दें तो ये आज से 2 साल पहले वाले हालात नहीं है, 3 साल पहले वाला हालात नहीं है कि हुकूमत कोई नई नवेली दुल्हन है तो इसके बहुत ज़्यादा नखरे बर्दाश्त किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब की बनीगाला मुंतकली जो है ये हो सकती है। अब बाकी इसके ऊपर कि इमरान खान साहब के सामने क्या शराइत रखी जाएंगी और इस्टेब्लिशमेंट के सामने क्या शराइत रखी जाएगी, ये मैं कंप्लीट कर लूँ, ये बाद की बातें हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की जान बचाना, अडियाला के अकूबत खाने से उनको निकालना, ये इस वक्त अहम है, क्योंकि 74 साल उनकी उम्र है और वो सुपर फिट थे। उसके बावजूद अगर उनकी बीनाई मुतासिर हुई है तो ये बड़े मिस्टीरियस हालात हैं। इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता इन्हीं मिस्टीरियस हालात में उनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये कंडीशंस, वो कंडीशंस, इनको अभी आप छोड़ दें। आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अकूबत खाने से निकालना है, और ये काम सुहेल आफरीदी करने के लिए तैयार नहीं है।
ये काम सिर्फ अलीमा खान साहिबा करना चाहती हैं। सुहेल आफरीदी अगर ये जो मैसिव स्ट्रीट पावर मौजूद है तहरीक इंसाफ के पास, इसको यूटिलाइज़ कर लें अगर अप टू 30% भी, तो इतना प्रेशर आ जाएगा इस निज़ाम के ऊपर कि इमरान खान साहब के साथ इनको टेबल के ऊपर बैठ के ये इमरान खान साहब की रिहाई और खान साहब की बनीगाला मुंतकली जो है ये बिल्कुल मुमकिनात में से सामने आ जाएगी। आज मैं वैसे ना जो मुझे समझ में आया, मैं क्योंकि इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछली इनकी स्ट्रीट मूवमेंट को भी हमने बड़े करीब से देखा, आज भी जो कुछ हुआ रात को और आखिरी जो उन्होंने खिताब हरीपुर में किया, फिर उमर अयूब साहब भी उनके साथ खड़े थे। राय साहब वो हर जगह जाकर ना कायदीन को मुखातिब कर रही हैं, आवाम को बता रही हैं कि भाई ये तुम्हारा MNA, ये MP है, इससे पूछो, और तुमने इसको मैंडेट दिया था, अब इससे पूछोगे ये निकलता क्यों नहीं है। और वो सामने खड़ा करके मुश्ताक गनी को भी उन्होंने कहा कि एबटाबाद जो है मुश्ताक गनी के साथ निकलोगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल निकलेंगे। उमर अयूब के साथ भी। अच्छा, फिर एक और उन्होंने काम ये किया कि वो बार बार ये कह रही हैं कि 5 अगस्त को जलसा हो रहा है, 5 अगस्त को, तो ये सभी फाइनल है जो हम सब खेल रहे हैं, और फाइनल का ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पे सुहेल अफरीदी करेंगे। यानी बाउंड किया जा रहा है कि अब इस दफ़ा हम तुम्हें बचने नहीं देंगे, सारे बहाने ख़त्म हो गए, अब कोई उज़र जो है पेश नहीं किया जाएगा, तो जिहाद नहीं होंगी, अब सिर्फ फाइनल राउंड है। और राय साहब इसके बाद रह क्या जाएगा? पाकिस्तान के अंदर हर निज़ाम, हर सिस्टम को, हर सूबे के सिस्टम को कंट्रोल कर लिया गया, और वो सिस्टम ऐसा बनाया गया कि आप नवाजना शुरू करते हैं, जजेस से लेकर सियासतदानों को, आप ब्यूरोक्रेसी को नवाज रहे हैं, फिर आप उनसे जो मर्ज़ी करवाएं। फिर वो भी देखते होंगे ना कि यार ये जो सियासतदान है ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये पॉलिसी है कि देना शुरू कर दो, और लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को नवाजा जा रहा है, लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में ये हालात इस वक्त चल रहे हैं। जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई, राय साहब, हामिद मीर साहब ने कहा कि जनाब एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और कुछ अहम शख्सियात भी उसमें मौजूद थे, उनको बता दिया गया है कि जनाब आपके पास ये मौका है लास्ट, और सादक भाई अपने बलबूते पे तो लेकर दिखाओ कश्मीर के अंदर। साहब आज से लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, आई डोंट नो इलेक्शन कैसे होगा, झुल्लू फिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कश्मीर में जीतना इनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 10 अब बसें पहुँचाते हैं, ये किसके पैसे से गई? राय साहब मरीम नवाज़ की जो ज़ाती जेब है वहाँ से तो नहीं गए पैसे, ये पंजाब के पैसे थे, पंजाब की हुकूमत के पैसे नहीं थे, पंजाब की आवाम के पैसे थे, और उन्होंने कश्मीर के अंदर दे दिए। किस बुनियाद के ऊपर ये तोहफ़ा? जब आप वो शुमाइला राना जैसी ख़वातीन जो इनकी जमात के अंदर हैं, नाम नहाज सियासतदान, उनसे जब पूछते तो वो कहती हैं कि देखें जी ये तोहफ़ा दिया है, और मरीम कहती हैं तोहफ़तन में लेकर आई। किसके पैसे से? नवाज शरीफ के पैसे से? एवन फील्ड का कोई हिस्सा इन्होंने बेचा, किराए पे दिया, क्या किया इन्होंने? और आपको क्या लगता है ये आखिरी मौका होगा? सिस्टम भी जो आपने कहा ना, एक जो आपने पूरी इसकी एक शक्ल रखी है हमारे सामने, कि सिस्टम भी फिर तंग आ जाता है ना कि यार कब तक हम नैपियाँ बदलेंगे। तो नैपियाँ बदलने का मौसम जो है राय साहब इस्टेब्लिशमेंट के हाँ एक वक्त के बाद बदल जाता है, फिर कुछ और लोग जो हैं उसको रिप्लेस कर लेते हैं, आदत चेंज हो जाती हैं। अब वो जो बच्चा जिसको उन्होंने गोद में लिया हुआ था उसको चलना भी तो सीखना है, खुद से कुछ करना है। तो डू यू बिलीव कि द इस्टेब्लिशमेंट विल नॉट बी इन लाइन विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर इनको कहा जा सकता है कि बस अब बहुत हो गया? देखें, अब मुस्लिम लीग नून क्या अपने तौर पर ये इलेक्शन जीत सकती है या नहीं जीत सकती, इसके मुतल्लिक 2 नुकात अहम हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर उनकी डिलीवरी ज़ीरो रही है। सबको पता है कि पाकिस्तान में लोगों को कितनी भयानक किस्म की माशी मुश्किलात का सामना है, ये सबको पता है। और आज़ाद कश्मीर कोई किसी और सैयारे पे तो नहीं है, वही ख़बरें, वही सोशल मीडिया, वही TV चैनल वहाँ भी चलते हैं, तो सबको पता है। नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होने के बावजूद, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होने के बावजूद जो कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं और जो कुछ इस एहतजाज को टैकल करने के लिए किया गया है, तो ज़ाहिर है कि इसका इल्ज़ाम भी फिर कश्मीर के जो लोग हैं वो नून लीग को देते हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत है। नंबर 3 कि आप जब किसी इलेक्शन में जाते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं, आप बताते हैं कि हमने पंजाब के लोगों को खुशहाल कर दिया। आप गिनवात हो रहे हैं मरियम प्रोजेक्ट, वो गिनवात हो रहे हैं मरियम प्रोजेक्ट, छठे फ्लोर के ऊपर नामों की अब हमजा शहबाज बैठ जाएगा, वो गिनवात हो रहे हैं ऐसा, वो नामों की हद तक है ना। अमली तौर पर देखिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है,
क्या लोगों की चीखें नहीं निकल रही, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के ऐसे साफ़ी जो मुकम्मल तौर पर जिनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की जानिब है, और उनमें ऐसे भी हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून से फेवर लेते हैं, ऐसे भी, तो वो भी इस वक्त चीख चला रहे हैं जो लोगों को मुश्किलात हैं, चाहे उनका ताल्लुक पंजाब से है, चाहे वो रहते इस्लामाबाद में हैं लेकिन बुनियादी तौर पर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी फैमिलीज पंजाब में हैं, वो भी चीख चिल्ला रहे हैं। तो पंजाब अगर इन्होंने डिलीवर किया होता, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है ना, तो ओवरऑल तो फिर सेंटीमेंट पॉजिटिव होता। ज़ाहिर है कि अगर सबसे बड़े सूबे में आपके मुतल्लिक एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो इसका मतलब है कि बाकी जगहों में भी ओवरऑल पाकिस्तान का अगर आप वो फिर परसेंटेज निकालें तो आपके मुतल्लिक एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होना चाहिए, लेकिन आपके मुतल्लिक कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट तो दरकिनार, एक तो इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसकी वजह से, और आपने जो कुछ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किया है ताकतवर हल्कों के साथ मिलकर, उसकी वजह से भी, और फिर जो आपने माशी तौर पर लोगों की ज़िंदगियां अजीरन कर दी हैं। तो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इस वक्त पाकिस्तान में यानी एक तो होता है कि सियासी मुखालफत, फिर दूसरा आता है गम और गुस्सा, तीसरी स्टेज आती है कि सियासी तौर पर नफ़रत। इस वक्त ये तीसरी स्टेज पर है नून लीग, कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर नून लीग से लोगों को नफ़रत हो गई है, और वो यही समझते रहे 4.5 साल में कि हमें डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं, हमने कौन सा अगला इलेक्शन लोगों के वोटों से जीतना है, तो डिलीवरी वगैरह पे उनकी कोई तवज्जो नहीं रही। तो इस सूरत हाल में नून लीग अपने तौर पर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत सके, ये मुमकिन ही नहीं, ये सबको पता है, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ये नून लीग को भी पता है, ये पीपल्स पार्टी को भी पता है। इसीलिए पीपल्स पार्टी वाले अब इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपको फेवर दी जा रही है। तो इस तरह की खबरें आप ये कह लें कि, या इस तरह की मीटिंग्स में इस तरह की जो वार्निंग्स दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि आप अपनी ये सादा अक्सरियत से जीत के दिखाएं, और जब वो जीत के नहीं दिखा सकते, इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, तो उनको फिर ये बावर कराना, ये जतलाना कि आप इस कदर नालायक और नायल हैं कि आप 4.5 साल से वफाक में भी हुकूमत में, और यहाँ आप आज़ाद कश्मीर में भी आज़ादाना तौर पर इलेक्शन नहीं जीत सके, तो उनके ऊपर एक और पैर रखना, उनको और मज़ीद दबाना। अब इसके अंदर एक सवाल ये पैदा होता है कि 4.5 साल मईशत भी तबाह हो गई, इमरान खान साहब का बयानिया भी ये काबू नहीं कर सके, तो सिस्टम अब तक इनके नाज नखरे क्यों उठा रहा है, या इनको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देता। तो उसकी एक वजह ये है, और वही सबसे बड़ी वजह है, कि अगर नून लीग को उठा के बाहर फेंक दिया जाए या पीपल्स पार्टी को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, प्राइमरली तो नून लीग हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी ने मरात दी हैं, यानी सदर बन गए, गवर्नर्स के ओहदे ले लिए, तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा। फिर ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नून लीग माइनस हो जाएगी, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये आप कह लें कि इस पूरे सिस्टम की मजबूरी बन गई है कि नून लीग की नैपियाँ बदलनी ही बदलनी है, नून लीग को अकोमोडेट करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ नून लीग नहीं गिरेगी, सारे स्टेक होल्डर्स गिरेंगे, और सारे स्टेक होल्डर्स गिरेंगे यानी ये सिस्टम का ये जो टोटल कोलैप्स होगा, तो वो ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलेक्टिव सर्वाइवल है। लेकिन ये बात आप लिख लें कि अपने तौर पर ये आज़ाद कश्मीर में किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकते। जो गिलगित बल्तिस्तान में बाद में इनको नशिस्तें दिलवाई गई हैं वो हमारे सामने। तो इसलिए इस वक्त जो वार्निंग वगैरह दी जा रही हैं वो इसी वजह से दी जा रही हैं कि ताकि इनको इनकी सियासी औकात तो हम बताते रहें, लेकिन अगर कोई ये तवक्को कर रहा है कि नून लीग को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा फौरी तौर पर, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलेक्टिव एक सर्वाइवल है सिस्टम की। अच्छा, एक मैं और इसमें सवाल ऐड कर दूं कि सलमान अकरम राजा साहब ने ना एक तरफ हलीमा खान ऑन द ग्राउंड जो कुछ कर रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है। मैं क्विकली राजा साहब चाहूँगा कि इस पर हम बात कर लें। वही कहते हैं कि जी 3 लाख बंदा नहीं निकल रहा। लाहौर में नाकामी हुई, पंजाब में नाकामी हुई, 24 नवंबर को नाकामी हुई, लोग निकले नहीं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बैठ रहे हैं मुख्तलिफ जो स्पेसिस हैं उसमें, उनका यही बयानिया रहा।
एक तो मैं चाहूँगा इस पे आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। एंड द सेकंड थिंग इज कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बेटे हैंडल करेंगे। पीटीआई की जो टीम है उन्होंने कहा जी कि इट इज़ बेटर कि इट्स टाइम फॉर कासिम एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली टू लीड, ताकि ये जो एक कन्फ्रंटेशन पैदा हो जाती है वो ना हो, लोगों को पता हो, पीपल हैव मोर ट्रस्ट ऑन कासिम रादर देन एनीबडी एल्स। तो डू यू बिलीव कि राइट अप्रोच होगी? क्योंकि वो उस्मा खान ने कहा था कि ये ट्वीट्स में ना, ये ट्वीट क्यों नहीं करते, हमने तो कहा रीट्वीट नहीं करते। राय साहब, ख़ानदान अब सोशल मीडिया टीम से भी सवाल कर रहा है। मेरा ख्याल है कि यही म्यार होता है जमहूरी जमातों का। ऐसा नहीं है कि मरीम नवाज से कोई पूछ नहीं सकता, नवाज शरीफ से पूछ नहीं सकता, शहबाज शरीफ से कोई पूछ नहीं सकता, ख़ानदान के किसी बच्चे से पूछ नहीं सकता। यहाँ पर जो डार साहब की फैमिली का केस हुआ वो अब कहाँ गया? मीडिया से गायब कर दिया गया। तो ये कम अज़ कम चेक एंड बैलेंस तो हमें यहाँ नज़र आता है। लेकिन डू यू बिलीव कि कासिम वुड बी द राइट अप्रोच? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक करेक्ट अप्रोच होगी कि अगर इमरान खान साहब के बेटे उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल करें, क्योंकि ये जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत को एक जाली बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। अगर वो कोई सख्त ट्वीट करेंगे तो ये कहा जाएगा कि नहीं, वो ये नहीं कह रहे, सॉरी मैं आपको तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो पुरानी ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट किया जाए। हाँ, मसला वहाँ बनेगा जैसा आप कह रहे हैं कि अगर नई ट्वीट की गई तो उस पर बयानिया बन जाएगा, लेकिन जो इमरान खान की ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट करना, क्योंकि द अकाउंट बिलोंग्स टू इमरान खान। जी हाँ, वो रीट्वीट करना तो हर किसी का हक है, जो भी उसको रीट्वीट करना चाहे। असल मसला ये है कि पीटीआई के अपने जो लीडर्स हैं वो इमरान खान साहब की बहुत सी ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते। वो जानबूझ के उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट्स नहीं करते ताकि उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त ताकतवर हल्के नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई को नामुमकिन बनाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास, यानी पीटीआई के पास इतनी अवामी ताकत है कि कोई भी हल्का इस वक्त इस अवामी ताकत को नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी रुकावट है पीटीआई खुद, यानी पीटीआई का मुकाबला, पीटीआई के कारकुनों का मुकाबला, पीटीआई की स्ट्रीट पावर का मुकाबला पीटीआई की क़यादत से है, वो क़यादत जो कॉम्प्रोमाइज़ है। वरना ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब की रिहाई को ये तमाम ताकतें नहीं रोक सकती कि 8 फरवरी 2024 को हम देख चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को पूरी जो मशीनरी थी सिस्टम की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फायद ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पूरी पुलिस, तो पूरी पुलिस फोर्स, वो सब मिलके भी 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हैं उसमें तहरीक इंसाफ को जीतने से नहीं रोक सके थे। तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत का इंटेंट चाहिए। दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि डी चौक धरने में लोग नहीं आए थे, सलमान अकरम राजा साहब को पता होना चाहिए, सहाफ़ियों को तो पता है क्योंकि हम बराह रास्त इसकी कवरेज कर रहे थे, कि कितने मकामात ऐसे थे जहां बदतरीन शेलिंग भी हुई और फिर तरनोल के मुकाम पर फायरिंग भी हुई। उसके बावजूद लोग अगर डी चौक में पहुंचे हैं तो पुलिस की इतनी बड़ी नफरी थी, अगर वो कम तादाद में होते तो कैसे डी चौक में पहुंचते? पुलिस की इतनी बड़ी नफरी को शिकस्त दे के, उनको चकमा दे के, गोलियाँ खाते हुए, आंसू गैस के शेल खाते हुए वो कैसे पहुँचते? तो सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, वो एक काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हमारी क़यादत को कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है, हमारी क़यादत के मुतल्लिक ये कहा जाता है। साफ़ी का तो काम ही ये होता है कि हक़ाइक़ सामने लाना। साफ़ियों को आप ये नहीं कह सकते कि आप आ जाएँ, आके हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाएँ। साफ़ियों का काम ये थोड़ी है, वो आपके कारकुन थोड़ी हैं, ना वो MNAs हैं आपके, ना MPs हैं, ना आपके कोई ओहदेदार हैं। वो साफ़ियों का काम है। साफ़ियों का काम तो ये है कि जो आइन और कानून के मुताबिक उनके पास हक़ाइक़ हैं या जो तज़्ज़िया है वो सामने रखें। तो इस पर चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये साफ़ी कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हैं, फ़लाँ साफ़ी कहता है। जो हक़ाइक़ हैं वो पूरी कौम को आपके कॉम्प्रोमाइज़ होने के हवाले से वो नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त है। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।